बौद्धिक अक्षमता का कंसेप्ट सदियों से रहा है, अक्सर गलतफहमी और स्टिग्मा में छुपा हुआ। शुरुआती सोसाइटीज ने उन लोगों के एक्सपीरियंसेस को समझने के लिए संघर्ष किया जिनके कॉग्निटिव डिफरेंसेस बहुत ज्यादा थे। लिमिटेड नॉलेज की वजह से डर, बहिष्कार और यहां तक कि उत्पीड़न भी हुआ। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज वाले व्यक्तियों को अक्सर समाज के किनारे कर दिया जाता था। उन्हें बेसिक राइट्स नहीं दिए जाते थे और प्रेजुडिस का सामना करना पड़ता था। समय के साथ सोसाइटल व्यूज बदलने लगे। 18वीं और 19वीं शताब्दी में ह्यूमैनिटेरियन आइडियल्स के उदय ने कंपैशनेट केयर और सपोर्ट की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाई। जॉन मार्क इटार और एडवर्ड सिगेन जैसे पायोनियर्स ने प्रिवेलिंग नोशंस को चैलेंज किया। इस बात पर जोर दिया कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज वाले इंडिविजुअल्स में सीखने और बढ़ने की क्षमता होती है। उनके ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क ने स्पेशल एजुकेशन की नींव रखी और ज्यादा ह्यूमेन ट्रीटमेंट का रास्ता साफ किया। 20वीं सदी में इस फील्ड में सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स देखे गए। स्टैंडर्डाइज्ड इंटेलिजेंस टेस्ट्स के डेवलपमेंट ने कॉग्निटिव एबिलिटीज को मेजर करने का एक तरीका प्रदान किया, हालांकि लिमिटेशंस और कल्चरल बायस के बारे में चल रही डिबेट्स के साथ। एडवोकेसी ग्रुप्स का उदय हुआ जिन्होंने डिसेबिलिटीज वाले इंडिविजुअल्स के राइट्स के लिए आवाज उठाई और एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और कम्युनिटी लाइफ में इंक्लूजन के लिए पुश किया। आज हम एक पिवटल जंक्चर पर खड़े हैं, जबकि सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुई है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज वाले इंडिविजुअल्स को पूरी पार्टिसिपेशन और इक्वालिटी में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में हमारी समझ विकसित हो रही है, एक डेफिसिट बेस्ड मॉडल से आगे बढ़कर एक ऐसे मॉडल की ओर जो प्रत्येक व्यक्ति की यूनिक स्ट्रेंथ्स और कैपेबिलिटीज को पहचानता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को डिफाइन करना कोई आसान काम नहीं है। यह एक कॉम्प्लेक्स, मल्टीफेसेटेड कंडीशन है जो हर इंडिविजुअल में अलग तरह से दिखाई देती है। यह सिर्फ आईक्यू स्कोर के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि एक व्यक्ति अपनी डेली लाइफ में कैसे फंक्शन करता है। कई ऑर्गेनाइजेशंस और हेल्थ बॉडीज ने डेफिनेशंस डेवलप की है जो इसके एसेंस को कैप्चर करने और डायग्नोसिस और सपोर्ट को गाइड करने की कोशिश करती है। द अमेरिकन एसोसिएशन ऑन इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, AIDD, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को एक डिसेबिलिटी के रूप में डिफाइन करता है जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग और एडेप्टिव बिहेवियर दोनों में सिग्निफिकेंट लिमिटेशन से होती है, जैसा कि कंसेप्चुअल, सोशल और प्रैक्टिकल एडेप्टिव स्किल्स में एक्सप्रेस किया गया है। यह डेफिनेशन अडेप्टिव बिहेवियर के महत्व पर जोर देती है, जिसमें एवरीडे लाइफ को नेविगेट करने के लिए आवश्यक स्किल्स शामिल है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, एक सिमिलर डेफिनेशन प्रदान करता है। इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग और एडेप्टिव बिहेवियर में सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस को हाईलाइट करता है जो डेवलपमेंटल पीरियड के दौरान शुरू होती है। दोनों डेफिनेशंस एक व्यक्ति की सीखने, अडेप्ट करने और इंडिपेंडेंटली फंक्शन करने की क्षमता पर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के इंपैक्ट पर जोर देती है। द डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, DSM-5, जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स द्वारा व्यापक रूप से यूज किया जाता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के रूप में डिफाइन करता है जो इंटेलेक्चुअल फंक्शंस में डेफिसिट से होता है, जैसे रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। यह अडेप्टिव फंक्शनिंग में इम्पेयरमेंट्स पर भी जोर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप मल्टीपल लाइफ डोमेन्स में सपोर्ट की आवश्यकता होती है। ये डेफिनेशंस अलग होते हुए भी कॉमन थ्रेड्स शेयर करती हैं। वे सभी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और अडेप्टिव बिहेवियर दोनों में सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस की प्रेजेंस को अंडरस्कोर करते हैं, जो एक व्यक्ति की सीखने, इंडिपेंडेंटली फंक्शन करने और डेली लाइफ की डिमांड्स को पूरा करने की क्षमता को इम्पैक्ट करती है। जबकि AAIDD, पेचाउ और DSM-5 से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की डेफिनेशंस में कॉमन ग्राउंड है, सटल डिफरेंसेस मौजूद हैं जो इवॉल्विंग पर्सपेक्टिव्स और ऑनगोइंग डिबेट के एरियाज को रिफ्लेक्ट करते हैं। एक की डिफरेंस एडेप्टिव बिहेवियर पर एम्फेसिस में है। AIDD और WHO डेफिनेशंस एडेप्टिव बिहेवियर पर सिग्निफिकेंट वेट रखती है। एक व्यक्ति को आवश्यक सपोर्ट के लेवल को निर्धारित करने में इसकी क्रूशल रोल को पहचानती है। DSM-5 एडेप्टिव फंक्शनिंग को एक्नॉलेज करते हुए इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज में डेफिसिट्स पर अधिक फोकस करता है। एक और डिफरेंस ऑनसेट की एज में है। सभी डेफिनेशंस इस बात से सहमत हैं
कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डेवलपमेंटल पीरियड के दौरान आमतौर पर 18 वर्ष की आयु से पहले ओरिजिनेट होती है। हालांकि DSM-5 स्पेसिफाई करता है कि ऑनसेट बचपन के दौरान होता है, जबकि AADD और WHO डेफिनेशंस ब्रॉडर टर्म डेवलपमेंटल पीरियड का यूज करते हैं। उन केस को पहचानने में फ्लेक्सिबिलिटी की अनुमति देते हैं, जो बाद में इमर्ज हो सकते हैं। डायग्नोसिस में IQ स्कोर्स का यूज डाइवर्जेंस का एक और पॉइंट है। जबकि IQ टेस्ट कॉग्निटिव एबिलिटीज के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रदान कर सकते हैं, वे लिमिटेशंस के बिना नहीं है और इन्हें डायग्नोसिस के लिए सोल क्राइटेरियन के रूप में यूज नहीं किया जाना चाहिए। AAIDD और WHO डेफिनेशंस इसे एक्नॉलेज करते हैं, एडेप्टिव बिहेवियर और एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट जैसे अन्य फैक्टर्स पर विचार करने के महत्व पर जोर देते हैं। DSM-5 IQ स्कोर्स पर ओवर रिलायंस के खिलाफ कॉशन करते हुए अभी भी उन्हें डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के हिस्से के रूप में इंक्लूड करता है। ये डिफरेंसेस इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग में ऑनगोइंग एवोल्यूशन को हाईलाइट करते हैं। जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ता है और पर्सपेक्टिव्स ब्रॉड होते हैं, डेफिनेशंस को संभवतः रिफाइन किया जाता रहेगा ताकि इस कॉम्प्लेक्स कंडीशन के ज्यादा न्यूअंस्ड और होलिस्टिक व्यू को रिफ्लेक्ट किया जा सके। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के कॉजेज वेरिड और कॉम्प्लेक्स हैं, जो अक्सर जेनेटिक, एनवायरमेंटल और अन्य कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से उत्पन्न होते हैं। इफेक्टिव प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज और इंटरवेंशंस को डेवलप करने के लिए इन कॉजेज को समझना क्रूशल है। जेनेटिक फैक्टर्स इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के कुछ केसेस में एक सिग्निफिकेंट रोल निभाते हैं। डाउन सिंड्रोम जैसी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज एक वेल नोन कॉज है। जेनेटिक म्यूटेशंस, इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स और मेटाबॉलिक एरर्स भी ब्रेन डेवलपमेंट को डिसरप्ट कर सकते हैं और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स का भी प्रोफाउंड इंपैक्ट हो सकता है। अल्कोहल, ड्रग्स या इन्फेक्शंस के प्रीनेटल एक्सपोजर से फीटल ब्रेन डेवलपमेंट में बाधा आ सकती है। ऑक्सीजन डेप्रिवेशन जैसी बर्थ के दौरान कॉम्प्लिकेशंस भी ब्रेन डैमेज का कारण बन सकती है। अर्ली चाइल्डहुड में मैलन्यूट्रिशन, टॉक्सिन्स का एक्सपोजर और सीवियर निग्लेक्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बाधा डाल सकते हैं। अन्य कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स में प्रीमेच्योर बर्थ, लो बर्थ वेट और ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज शामिल हैं। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे पॉवर्टी और हेल्थ केयर और अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज तक लिमिटेड एक्सेस अन्य रिस्क फैक्टर्स के इंपैक्ट को बढ़ा सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कई केसेस में कोई सिंगल कॉज आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अक्सर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस, एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स और अन्य कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले का परिणाम होता है। यह कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट्स और इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट प्लान्स की आवश्यकता को हाईलाइट करती है। सेक्शन 5 अर्ली इंटरवेंशन, आशा और प्रगति की किरण। बौद्धिक अक्षमताओं वाले बच्चों के विकास में मदद करने और उनकी क्षमता को बढ़ाने में अर्ली इंटरवेंशन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शुरुआती और गहन समर्थन देकर हम इन बच्चों को जरूरी स्किल्स हासिल करने, विकास में देरी को दूर करने और उनके जीवन के सभी पहलुओं में आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम में आमतौर पर पेशेवरों की एक टीम शामिल होती है, जिसमें विशेष शिक्षक, थेरेपिस्ट और मनोवैज्ञानिक शामिल होते हैं, जो बच्चों की जरूरतों के हिसाब से व्यक्तिगत योजनाएं बनाने के लिए परिवारों के साथ मिलकर काम करते हैं। इन योजनाओं में कई तरह की सेवाएं शामिल हो सकती है, जैसे स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजिकल थेरेपी और व्यवहार संबंधी हस्तक्षेप। अर्ली इंटरवेंशन के कई फायदे हैं। शोध ने लगातार दिखाया है कि अर्ली इंटरवेंशन से संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली, भाषा विकास, मोटर स्किल्स और सामाजिक भावनात्मक कल्याण में काफी सुधार हो सकता है। विकास में देरी को जल्दी दूर करके हम बच्चों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं और जीवन में आगे चलकर ज्यादा गहन समर्थन की जरूरत को कम कर सकते हैं। अर्ली इंटरवेंशन परिवारों को भी बहुत जरूरी समर्थन देता है। अक्षमता वाले बच्चे की परवरिश की चुनौतियों से निपटना बहुत मुश्किल हो सकता है। अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम परिवारों को आगे की राह पर चलने के लिए मार्गदर्शन, संसाधन और समर्थन का नेटवर्क देते हैं। अर्ली इंटरवेंशन में निवेश करना न केवल सही काम है, बल्कि यह भविष्य में एक बुद्धिमानी भरा निवेश भी है। बौद्धिक अक्षमताओं वाले बच्चों को शुरू से ही जरूरी समर्थन देकर
हम उन्हें एक संतुष्टिदायक और उत्पादक जीवन जीने के लिए सशक्त बना सकते हैं, जिससे वे समाज में सार्थक योगदान दे सकें। सेक्शन 6 बौद्धिक अक्षमता का वर्गीकरण एक बहुआयामी दृष्टिकोण व्यक्तियों की विविध जरूरतों को समझने और उसके अनुसार सहायता सेवाओं को तैयार करने के लिए बौद्धिक अक्षमता का वर्गीकरण जरूरी है। कई तरह के वर्गीकरण सिस्टम हैं, जिनमें से हर एक इस जटिल स्थिति को देखने के लिए एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है। चिकित्सा वर्गीकरण अक्सर बौद्धिक अक्षमता के अंतर्निहित कारण पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे आनुवंशिक सिंड्रोम या प्रसव पूर्व एक्सपोजर। यह दृष्टिकोण स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को विशिष्ट चिकित्सा जरूरतों और संभावित हस्तक्षेपों की पहचान करने में मदद करता है। मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण व्यक्ति के संज्ञानात्मक और अनुकूली कामकाज पर जोर देते हैं। बौद्धिक अक्षमता के स्तर को निर्धारित करने के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट और अनुकूली व्यवहार के आकलन का उपयोग किया जाता है, जो हल्के से लेकर गहन तक होता है। शैक्षिक वर्गीकरण व्यक्ति की सीखने की जरूरतों और विभिन्न शैक्षिक सेटिंग्स तक पहुंचने और उनसे लाभ उठाने की उनकी क्षमता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये वर्गीकरण शिक्षकों को व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम या आईपी विकसित करने में मदद करते हैं, जो उचित समर्थन और आवास प्रदान करते हैं। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑन फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ या आईसीएफ बौद्धिक अक्षमता सहित अक्षमता को समझने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है। आईसीएफ किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति, व्यक्तिगत कारकों और पर्यावरणीय कारकों के बीच बातचीत पर जोर देता है, ताकि उनकी भागीदारी और कल्याण का स्तर निर्धारित किया जा सके। हर वर्गीकरण प्रणाली बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती है और बौद्धिक अक्षमता की समग्र समझ के लिए इन सभी आयामों पर विचार करना जरूरी है। एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाकर हम अधिक प्रभावी हस्तक्षेप और समर्थन प्रणालियां विकसित कर सकते हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति की अनूठी जरूरतों को पूरा करते हैं। सेक्शन 7 बौद्धिक अक्षमता की जांच और पहचान संकेतों को पहचानना, व्यक्तियों को सशक्त बनाना। हस्तक्षेप और समर्थन सेवाओं तक समय पर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बौद्धिक अक्षमता की शीघ्र पहचान महत्वपूर्ण है। जांच और पहचान में एक बहुचरणीय प्रक्रिया शामिल है, जिसमें कई स्रोतों से जानकारी एकत्र करना और व्यापक मूल्यांकन करना शामिल है। विकासात्मक जांच, जो आमतौर पर अच्छी तरह से बच्चे के दौरे के दौरान की जाती है, बौद्धिक अक्षमता सहित विकासात्मक देरी के शुरुआती संकेतों की पहचान करने में मदद कर सकती है। इन जांचों में बच्चे के विकास को देखना, माता-पिता से उनके बच्चे के मील के पत्थर के बारे में पूछना और मानकीकृत जांच उपकरणों का उपयोग करना शामिल है। यदि विकासात्मक देरी का संदेह है, तो अधिक व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता है। इस मूल्यांकन में पेशेवरों की एक टीम शामिल हो सकती है, जिसमें एक बाल रोग विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिक, भाषण भाषा रोग विज्ञानी और व्यावसायिक चिकित्सक शामिल हैं। टीम बच्चे के चिकित्सा इतिहास, विकासात्मक मील के पत्थर और वर्तमान कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी एकत्र करेगी। बौद्धिक अक्षमता की उपस्थिति और गंभीरता को निर्धारित करने के लिए अक्सर इंटेलिजेंस टेस्ट और अनुकूली व्यवहार के आकलन का उपयोग किया जाता है। इंटेलिजेंस टेस्ट संज्ञानात्मक क्षमताओं को मापते हैं, जैसे तर्क, समस्या समाधान और मौखिक समझ। अनुकूली व्यवहार आकलन रोजमर्रा के जीवन में स्वतंत्र रूप से कार्य करने की व्यक्ति की क्षमता का मूल्यांकन करता है, जिसमें संचार, स्वदेखभाल और सामाजिक कौशल जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जांच और पहचान हमेशा सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील और नैतिक तरीके से की जानी चाहिए। आकलन व्यक्ति की उम्र, भाषा और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। परिवारों को इस प्रक्रिया के बारे में पूरी तरह से सूचित किया जाना चाहिए और सभी निर्णय लेने में शामिल होना चाहिए। सेक्शन 8 आईडी वाले लोगों की विशेषताएं और जरूरतें, विविधता को अपनाना, समावेशन को बढ़ावा देना। बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्ति ताकत, चुनौतियों और समर्थन की जरूरतों की एक विस्तृत श्रृंखला वाले विविध समूह हैं। ऐसे समावेशी वातावरण बनाने के लिए उनकी विशेषताओं और जरूरतों को समझना जरूरी है, जहां वे आगे बढ़ सके। बौद्धिक अक्षमता की विशेषताएं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में काफी भिन्न हो सकती हैं। कुछ व्यक्तियों में हल्के संज्ञानात्मक हानि हो सकती है,
और उन्हें न्यूनतम समर्थन की आवश्यकता होती है, जबकि अन्य को अधिक महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और उन्हें व्यापक सहायता की आवश्यकता होती है। सामान्य विशेषताओं में सीखने, संचार, सामाजिक कौशल और अनुकूली व्यवहार में कठिनाइयां शामिल हैं। बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों को अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सहायता की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा और सामुदायिक जीवन शामिल हैं। उन्हें विशेष शैक्षिक कार्यक्रमों, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सहायक तकनीक और सुलभ परिवहन से लाभ हो सकता है। उन्हें दैनिक जीवन की गतिविधियों जैसे खाना पकाने, सफाई करने और वित्त का प्रबंधन करने में भी सहायता की आवश्यकता हो सकती है। यह मानना जरूरी है कि बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों के भी वही अधिकार और आकांक्षाएं हैं जो किसी और के हैं। वे सम्मान, आदर और स्वायत्तता के साथ जीने के पात्र हैं। विविधता को महत्व देने वाले और जरूरी समर्थन प्रदान करने वाले समावेशी समुदाय बनाकर हम बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने और एक संतुष्टिदायक जीवन जीने के लिए सशक्त बना सकते हैं। सेक्शन 9, आगे का रास्ता, समझ, स्वीकृति और समर्थन। बौद्धिक अक्षमता कोई सीमा नहीं है। यह दुनिया को अनुभव करने का एक अलग तरीका है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यह जरूरी है कि हम गलत धारणाओं को चुनौती देते रहें, समझ को बढ़ावा दें और एक ऐसा समाज बनाएं जो सभी व्यक्तियों के अनूठे योगदान को स्वीकार करे और मनाए। मिथकों को दूर करने और स्वीकृति को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। बौद्धिक अक्षमता के बारे में जागरूकता बढ़ाकर हम बाधाओं को तोड़ सकते हैं और अधिक समावेशी समुदाय बना सकते हैं। शिक्षकों, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों, नीति निर्माताओं और आम जनता सभी की समझ और सम्मान को बढ़ावा देने में भूमिका है। यह सुनिश्चित करने के लिए वकालत महत्वपूर्ण है कि बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों के पास समान अवसर हो और उन्हें जरूरी समर्थन तक पहुंच प्राप्त हो। हमें उन नीतियों की वकालत करना जारी रखना चाहिए जो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा और सामुदायिक जीवन में समावेशन को बढ़ावा देती है। हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों की उनके जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में आवाज हो। बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों के विकास के लिए समर्थन आवश्यक है। यह समर्थन कई रूपों में आ सकता है, परिवार और दोस्तों से लेकर पेशेवरों और सामुदायिक संगठनों तक। साथ मिलकर काम करके हम एक ऐसा समर्थन नेटवर्क बना सकते हैं जो बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों को पूर्ण और सार्थक जीवन जीने के लिए सशक्त बनाता है। वास्तव में समावेशी समाज की यात्रा के लिए निरंतर प्रयास, प्रतिबद्धता और सहयोग की आवश्यकता होती है। विविधता को अपनाकर, समझ को बढ़ावा देकर और अटूट समर्थन प्रदान करके हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां सभी व्यक्तियों के पास क्षमता की परवाह किए बिना अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने और सम्मान के साथ जीने का अवसर हो।